दर्शकों के लिहाज से इस सवाल को बताइएगा आप कि अमूमन ऐसा देखा नहीं गया। हम इतिहास को अगर उठा के देखते हैं तो ऐसी तस्वीरें हमें मिलती ही नहीं हैं कि किसी प्राकृतिक अगर हम बांध की तरह से अगर देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, कि यहाँ पर किसी देश ने अपना वर्चस्व पूरी तरीके से हावी करने की कोशिश की हो। क्या आपको लगता है कि ईरान ने जो अचानक से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा कर लिया था और इसके बाद उसने देखा कि अगर मेरा यहाँ पर कब्जा रहता है तो पूरे विश्व को मैं यहाँ से हिलाने की ताकत रख सकता हूँ, और क्या यही वजह है कि ईरान अभी तक इसी जिद पे अड़ा हुआ है कि मैं नहीं हटूंगा? देखिए वो तो बिल्कुल है ही। आप देखिए इस चीज़ में उसको दिख रहा है कि एक तरीके से जो ट्रम्प साहब ने भी कहा कि वो हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं। हाँ। ये तो उन्होंने क्लियर कहा है कि भाई अगर हम उनकी शर्त नहीं मानेंगे तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर उसको ब्लॉक करके रखेंगे। हालांकि यूएस भी इसको ब्लॉकेट करने की कोशिश कर रहा है बट नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये यहाँ पर अब जो चीन चल रहा है ना वो बातचीत को लेकर चल रहा है कि आप मेरी शर्तें मानो नहीं तो मैं ये करूंगा, आप मेरी शर्तें मानो नहीं तो ये करिए। जैसे दो बच्चे लड़ते हैं वैसे वहाँ पे लड़ाई होती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि ये केवल एक ब्लैकमेलिंग वाला पार्ट है और ये ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। कहीं ना कहीं यूएस जो है अपनी पावर को यूज़ करता हुआ दिखाई देगा, या फिर इंडिया के साथ कोई ना कोई संधि जो है ईरान की होती हुई दिखाई देगी, या ईरान के यूएस और इंडिया की संधि होती हुई दिखाई देगी। हालांकि पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है बट वो विफल रहा है दोनों बातचीत में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अब कहीं ना कहीं यूएस और ईरान अब कई जो है नए पहलू पर आएंगे और इसको सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। तो ये ब्लैकमेल वाला पार्ट मुझे लगता है ज़्यादा चलेगा नहीं। क्योंकि आप ये कहना चाहते हैं कि ईरान इजराइल की लड़ाई भले थी, भले ही यूएस बीच में आया, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान जो है वो ये दिखाना चाहता है कि अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो फिर मैं ये विश्व में कर दूंगा। देखिए उसके बाद आप लोग एक ब्लैकमेल वाली बात है जो यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं और आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टेप ऐसा लेना पड़ेगा जहाँ पर जो क्रूड की सप्लाई है, क्योंकि वो प्राकृतिक है, कोई आपका मैनमेड नहीं है, वही और वो आपका लैंड भी नहीं है, वो आपके पास से निकल रहा है। तो इट मीन्स आप उसको बंद नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको उसको ओपन करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जल्दी इस पर कोई डिसीजन आता हुआ अंतर्राष्ट्रीय कानून भी ये नहीं कहता है शायद कि आप किसी मानव निर्मित अगर कोई स्थान है, कोई जगह है, कोई बांध है, आप वहाँ पर टैक्स लगा सकते हो, चीज़ें कर सकते हो, लेकिन आप जो प्राकृतिक है वहाँ पे नहीं कर सकते, ऐसा शायद कुछ। देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, टैक्स तो हो सकता है कि ईरान उसको ओपन कर दे, बट हो सकता है उसके ऊपर टोल लगा दे। हाँ। ये एक ऑप्शन है कि वो बोलेगा ठीक है मैं चालू कर रहा हूँ बट मैं टोल लगा रहा हूँ उस पर। तो वो टोल वाली बात जो है वो हो सकती है कि ईरान वहाँ पे टोल लगा दीजिए, मेरे यहाँ से गुजर रहा है तो मैं यहाँ पर टोल लगा सकता हूँ, वो एक पार्ट हो सकती है। बट पूरी तरीके से बंद ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। ठीक है, अब वॉर की बात चल ही रही है तो वॉर की बात कर लेते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव इस समय आपको देखने को मिल रहा है, उसका ग्लोबल कमोडिटी मार्केट की अगर मैं बात करूँ, विशेषकर एनर्जी सेक्टर की बात करूँ, वहाँ पर आपको कितना असर इसका देखने को मिल सकता है? देखिए असर उसी का पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से क्रूड के भाव $60 से लेकर $120 चले गए थे। खाने के तेल भी यहाँ पे जंप कर गए थे इंटरनेशनल मार्केट में। तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो जो सप्लाईज़ है वो डिस्टर्ब हो गई हैं। खाली क्रूड ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सप्लाई नहीं हो पा रही, शिपमेंट्स नहीं हो पा रही हैं, जिसमें आपके गोल्ड सिल्वर भी हैं, जिसमें मेडिसिन भी हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी हैं, जिनकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो सप्लाईज़ हैं वो उतनी प्रॉपर नहीं आ पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस वॉर की वजह से जो सप्लाई सिस्टम है वो पूरा इंटरनेट सप्लाई सिस्टम वो पूरा डिसमैनेजमेंट हो गया। और अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो आपको क्या लगता है कि कितनी सप्लाई चेन बाधित हो सकती है? देखिए बिल्कुल सप्लाई चेन बाधित है। अब अगर आप इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट बाधित है, एक्सपोर्ट की बात करें एक्सपोर्ट बाधित है। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, भारत यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है राइस का। तो हम देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट में पहले राइस जाता था, अब उसकी वजह से राइस जाना बंद हो गया। तो भारतीय जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको यहाँ पर प्रॉब्लम फेस हो रही है। हम बहुत बड़ा जो निर्यात है वो मसालों का करते हैं और मसाले जो हैं वो नहीं जा पा रहे हैं मिडल ईस्ट में, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो इशूज़ है वो वहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कि जो हम एक्सपोर्ट यहाँ से हम कर रहे थे वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अनुज, आपने गोल्ड, क्रूड ऑयल और दुनिया भर में चल रहे इस जटिल जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है, तनाव भी बना हुआ था, उस पर बारीकी से अपनी राय रखी है, रिसर्च गहराई से अपने विचार रखे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। अब देखिए आपकी इस पर क्या राय है, मुझे लगता है बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।